नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मैथ्स मेंटर आकाश एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हम संकट में आ गए थे और क्लासेस नहीं हो पा रही थी, मगर परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर समस्या का एक ना एक हल जरूर निकल के आता है। तो दोस्तों, आज की इस रेलवे की क्लास में कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक काम करिएगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लगे तो उनको नोट जरूर कर लीजिएगा जिससे कि एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन में वो आप लोगों की मदद करें, यानी कि एग्जाम से पहले संजीवनी का वो आप लोगों के लिए काम कर जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की क्लास में। अब पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसको जरा ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है और मैं चाहता हूं कि सारे लोग इस क्वेश्चन को एक बार जरा ट्राई करें। Two positive numbers are in the ratio 7:4 if the difference between their square is 297, यानी कि उनके वर्गों का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 297 दे रखा है। तो दोनों संख्याओं का योग बताना है, दोनों संख्याओं का योग। सबसे पहली चीज हमेशा याद रखना कि रेशियो में गिवन क्या चीज है हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए, तो वर्गों का अंतर गिवन है। तो यानी कि दो संख्याएं हैं, पहली संख्या 7x और दूसरी संख्या 4x। इसका जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 49x स्क्वायर। अरे इसका वर्ग यही तो आएगा, और इसका जो वर्ग आएगा वो आएगा 16x स्क्वायर। इनका डिफरेंस 9 में से 6 गया 3 बचेगा, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, 33x स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 297, और x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9, इससे 9 बार कटेगा और x की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि पहली संख्या 21 आ जाएगी और दूसरी संख्या आ जाएगी 12। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का योग बताना है, दोनों संख्याओं का योग बताना है। क्या बताना है? दोनों संख्याओं का योग। 21 और 12 जोड़ के कितना आ जाएगा? 33। तो मैं समझता हूं कि सभी स्टूडेंट्स को यह गेम क्लियर हो चुका होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कंपैरिजन करने के लिए रेशियो में जो वैल्यू दी जाती है उसको देखते हैं कि क्या चीज दी गई है। तो वर्गों का अंतर दिया गया है तो वर्ग कर लेंगे यहां से, सीधी सीधी बात है। बस इतना ही गेम था इस क्वेश्चन के अंदर। और इसी के साथ चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो बहुत ध्यान से सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो बस। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए और उसके पास अभी भी 540 सेब बचे हुए हैं। ये रिमेनिंग वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अक्सर एग्जाम में आप लोगों को रखा हुआ मिल जाएगा किसी ना किसी फॉर्मेट में, चाहे तो वो कॉन्जिक्यूटिव के फॉर्मेट में मिल जाएगा या फिर आप लोगों को फ्रैक्शन के फॉर्मेट में। जैसे फ्रैक्शन को अगर मैं इसे फ्रैक्शन में ही बनाऊं तो ध्यान से समझना, 40% का मतलब होता है 2/5। वो ये भी तो कह सकता है कि उसने 2/5 सेब बेच दिए, यानी कि 5 में से 2 सेब बेच दिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि उसके पास 3/5 सेब बचे, यानी कि 5 में से 3 सेब बचे। तो 40 पर, अभी देखो इसे फ्रैक्शन पे अगर इसे बेसिक से करोगे तो किसी भी आदमी के पास संपूर्ण क्वांटिटी जो होती है वो होती है 100%, और उसने 40% बेच दी। तो मेरे भाई बचेगा कितना? उसके पास बचेगा 60%, और इसी 60% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 540। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9, यानी कि ये 9 गुना है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 900। अरे जब 1% 9 के बराबर है तो 100% 900 के बराबर होगा। यही पूछा गया है कि उसके पास मूल रूप से सेबों की जो संख्या थी वो कितनी थी। आंसर आएगा हमारे पास डी, यानी कि 900 सेब उसके पास शुरुआत में थे। चलें इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या कह रहा है। स्टॉपेज का क्वेश्चन एग्जाम में ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक बस है, उसकी कुछ एक्चुअल स्पीड है और रुक रुक के वो उतने ही टाइम में कम दूरी तय करेगी। गति उसकी उतनी ही है मगर रुक रुक के चल रही है। अब इसका यूनिटरी मेथड के अलावा सिंपल तरीका कोई नहीं हो सकता। देखना कैसे खत्म होगा ये क्वेश्चन। विरामों को छोड़कर एक बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि बस अगर बिना रुके चले तो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 1 घंटे में 60 चलेगी, और विरामों सहित यह गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है यह बताना है। A/B C/D पे देख लो।
यानी कि 60 किलोमीटर चलने में उसको 60 मिनट का टाइम लग रहा है। बोलो हां या ना। और दोबारा ये बोला गया है कि उसको 42 किलोमीटर चलने में 60 मिनट का टाइम लग रहा है। रुक रुक के अगर चल रही है तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा। आप खुद सोचो कि बस को, आप एक बस के मालिक हैं और आपने बस किराए पे चला दी और आपके घर से और पर्टिकुलर डिस्टेंस की दूरी 60 किलोमीटर थी और 1 घंटे में तय होनी थी, मगर आपने ड्राइवर को फोन किया तो 1 घंटा हो गया, ड्राइवर आया नहीं, बस आई नहीं। तो आप उससे पूछोगे भाई कहां हो, तो वो कहेगा 42 किलोमीटर चला हूं सिर्फ। इस बात का लॉजिक ये है कि भाई वो 18 किलोमीटर नहीं चला, फिर इतनी देर में उसने क्या किया, क्योंकि टाइम तो पूरा हो गया उसका 1 घंटा। इसका मतलब है जितनी देर में वो 18 किलोमीटर चल सकता था, अरे चलना कितना था 60, चला कितना है 42, जितनी देर में वो 18 किलोमीटर चल सकता था उतनी ही देर वो रुक गया। तो 1 घंटे में कितना रुक रहा है वो, 18 किलोमीटर चलने की टाइम बराबर, जितने समय में 18 किलोमीटर चल सकता है। तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 18 किलोमीटर चलने में उसे टाइम कितना लगेगा, एक्चुअल में 18 मिनट। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि वो 18 मिनट प्रति घंटा रुक रहा है, वो 18 मिनट प्रति घंटा रुक रहा है। ये इस बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ एक बार नजर। एक सेल में इत्र विक्रय मूल्य पर 25% की छूट पर टास्क के रूप में ले लो, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना सारे के सारे लोग। ऐसे क्वेश्चन कम से कम मैं कितने आप लोगों को करा चुका हूं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी कि एनुअली हमारे पास ब्याज आ रहा है, तो 8,000 रुपए के मूलधन पर 2 सही 1/8 वर्षों के लिए 16% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम कितना होगा। निकटतम यानी कि पॉइंट नहीं लेने, पर ऐसी बता दो आपकी ये एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी, लगभग लगभग, है ना, वो भी एग्जैक्ट भी अप्रोक्सीमेट में। अब एक बात ध्यान रखना जरा, पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, 16% मिलेगा, दूसरे साल कितना मिलेगा, 16% मिलेगा, मगर जैसे ही तीसरे साल की बात आएगी तो तीसरा साल पूरा नहीं है, 1/8 है, तो ब्याज भी 1/8 मिलेगा, यानी कि 16% का 1/8 कितना हो जाएगा, 2%। कितना आएगा, 2%। कितना, 2%। यानी कि पहले साल 16%, दूसरे साल 16% और तीसरे साल में 1/8, पूरा नहीं 1/8, यानी कि 16% का 1/8 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई। अगर हमें 6 महीने का ब्याज चाहिए तो यानी कि आधा ब्याज, अगर ब्याज की दर 16% है पूरे साल की, तो भैया 6 महीने की कितनी हो जाएगी, आधी। तो यहां पर 1/8 वर्ष लिया गया, यानी कि ब्याज की दर भी 1/8 हो जाएगी, 2%। आप इसका ग्राफ बना लो, इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। तो 8,000 रुपए पर पहले साल 16%, 16 × 128 यानी कि 1280, दूसरे साल फिर 1280 मिलेगा ही मिलेगा, और इस 1280 पर भी 16%। तो निकाल लो जरा 1280 का 16%, ये आ जाएगा 10 से 10 के लिए, 16 × 128, 12 बचेगा, 16 दूनी 32 और 12 कितना हो जाएगा अपने पास, 44 का 4, 4 बचेगा, 16 कम 16 और 4 20 हो जाएगा। तो 204.8 रुपए मिलेगा ही मिलेगा। तीसरे साल 2%, तो 2% का मतलब है 160, और इसका 2% का मतलब कितना हो जाएगा, 25.6, और इसका भी 2% कितना हो जाएगा, 25.6, और इसका भी 2%। अब खुद देखो जरा, पहले तो 200 का 2% निकालो तो 4 आ जाएगा, 100 का 2% 2, 200 का 2% 4, तो अरे 4 ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत की बहुत बड़ी कहानी नहीं है। 4.08 का 4% निकालने की जरूरत नहीं है, इन सबको जोड़ लो और आंसर आपके पास आ जाएगा। इन सबको जोड़ना है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। और सुनो, ये वाला तरीका मत लग जाना x + y + xy/100, अगर ये लगा दिया आपने तो गेम खराब हो जाएगा, इस बात को समझ लेना, गेम वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। 1280, 160, 25, 25 ये आ जाएगा, 4 ये आ जाएगा, 204.8 ये आ जाएगा अपने पास, बस, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में आपसे पूछा गया है, लगभग में पूछा गया है। क्लियर है। 12, 12, 24, 25 ये आ जाएगा, 25, 60, 25, 60, और ये कितना आ जाएगा, देखो बहुत ध्यान से, 204 एंड 160 और 25, 25, 50 और 4 54, और ये हो जाएगा
5.2 ऐसा कुछ आएगा। 0.2 छोड़ दो, यहां पे 5 4 9 आ जाएगा, 6 4 6 6 12 और 12 और 5 12 और 5 17, एक बचेगा, 5 और 3 8 और 1 9 आ जाएगा और 2 2900 कहीं पर दिखाई दे रहा है, 79 आ रहा है ना अपने पास, और उसने पूछा है अप्रोक्सीमेशन में, तो 2980 अपना आ रहा है, 2979 79, ठीक है। और यहां पे ऑप्शन में दे रखा है, तो यही अपने पास आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं कि यहां पर कौन कौन कर पाएगा। 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। 1 वर्ष पहले, करते चलो मेरे साथ साथ, आंसर बताते चलो, और क्लास कैसी लग रही है वो भी बताना। और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को दोस्तों, जिससे कि ऐसी ही अपकमिंग वीडियोस आप लोगों को मिलती चली जाएं। अभी बहुत कैंट वीडियो, बहुत कैंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए पड़े हुए हैं रिकॉर्डेड, जो मैं आप लोगों को शॉर्ट के फॉर्म से दूंगा। और ब्लैक मैजिक जीएस का शुरू हो चुका है रोहित सर का, सुबह 5 बजे। क्यों सर? सुबह 5 बजे, और 6 बजे उसके एग्जैक्ट 1 घंटे बाद मैथ का ब्लैक मैजिक आपको मिलना शुरू हो जाएगा जल्दी ही, तो उसके लिए परेशान मत होना। और रात को 8 बजे वाली जो क्लास है वो एसएससी सीजीएल के अब मेंस का उद्घोष मैं शुरू कर दूंगा, जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जैसे ही प्री खत्म हो जाएगा मैं मेंस में भी, जिसमें सबसे ज्यादा डर लगता है बच्चों को, एडवांस, वो आप लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। तो ये कह रहा है 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था, अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु कितनी होगी ये बताना है। अब बहुत ध्यान से देखना, एज वाले जब कभी भी क्वेश्चन आएंगे 3 तरीके के केस बनते हैं। पहला बनेगा पास्ट, दूसरा बनेगा प्रेजेंट, और तीसरा बनेगा फ्यूचर। मगर हमें हर तरह से सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट को सेट करना है। भाई ये लोग यहां पे खड़े हैं और 1 साल पहले 4:3 था, तो यानी कि ये 4x था, ये 3x था, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 4x+1 और 3x+1, क्योंकि 1 साल पुरानी तो बात है, यहां से यहां तक आने में 1 साल और बढ़ गया। अब से 7 वर्ष बाद, यानी कि 4x+8, इसमें 7 और जोड़ोगे और इसका कितना हो जाएगा? 3x+8। इनमें जो अनुपात है वो 9:7 का अनुपात है। सॉल्व कर लो, 4x+8 और 3x+8 में 9:7 का अनुपात हो जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा? 28x प्लस का 56 इक्वल्स टू 27x प्लस का 72। ये इधर आ जाएगा x की वैल्यू, और यहां से 8 7 56, 8 दूनी 16। अरे 12 में से 6 गया, 6 बचेगा ना, और 6 में से 1, x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई अपने पास। x की वैल्यू 16। पूछा क्या? b की वर्तमान आयु 16 थी, 48 और 1 49। पहला ही आंसर आपके सामने आ जाएगा, पहला ही आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देख लेते हैं 7th क्वेश्चन यहां पर क्या कहना चाह रहा है। देखो ये देखने में तो आसान लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन, मगर मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये आसान है नहीं। इसको देखो, कह रहा है 3073 1756 और 4829 का HCF x है। x के अंकों का गुणनफल बताना है, x के अंकों का गुणनफल। अब HCF फाइंड करने का डिवीजन मेथड के अलावा और कोई दूसरा बेस्ट तरीका नहीं होता। कई बार मैंने डिफरेंस लेकर भी आप लोगों को बताया है, मगर फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डिवीजन पे चल लेते हैं, डिवीजन पे चल लेते हैं। तो मैं क्या काम करता हूं, 1756 से एक काम करता हूं, 3073 को डिवाइड कर लेता हूं। तो एक बार जाएगा ना 1756, 13 में से 6 गया, कितना बचेगा दोस्तों? 7 बचेगा। 6 में से 5 गया, 1 बचेगा, और ये 30 है, 30 में से 17 गया तो 13 बचेगा। तो 13 17 आ गया अपने पास। अब इसी 13 17 यानी कि जो रिमाइंडर है, इसी रिमाइंडर से 17 56 को फिर से डिवाइड कर लो भाई। कौन सी बहुत बड़ी कहानियां थी, एक बार ध्यान रखना, शेषफल से भाजक को पहले वाले भाग दिया जाएगा, और तब तक दिया जाएगा जब तक पूरा पूरा ना कट जाए। तो चलो फिर से एक बार चला जाएगा, ये हो जाएगा 13 17, फिर अब की बार 16 में से 7 गया, 9 बचेगा अपने पास, यहां 4 बचेगा, 4 में से 1 गया, 3 बचेगा, यहां कितना, यहां कुछ नहीं है तो 17 ही रहने वाला है। ये कितना हो जाएगा? 17 में से 439। अब इसी 439 से किसको भाग दे लोगे? 13 17 को। मेरी बात ध्यान से समझ लेना, किसको भाग दोगे? 13 17 को।
पुराने इससे पहले वाले भाजक को फिर से भाग दे दो रिमाइंडर से, तो 9 तिया 3 बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 13 17 हो जाएगा। देखो जरा दिमाग से, 4 तिया 1200 आ जाएगा और 3 तिया 90 आ जाएगा और 9 तिया 27 आ जाएगा, 7 आएगा, 9 और 2 11 और 2 13 का 1 सेकेंड 4, 9 और 2 11 का 1 आएगा ना, 9 और 2, अरे 27 ही तो जोड़ना है, 9 और 2 11 का 1 आएगा और 2 और 1 3 आएगा और ये 1317 आ गया, पूरा पूरा कट गया, बस यहीं पर रुक जाओ। इसका मतलब यह है कि 439 वो संख्या है, 439 वो नंबर है जिससे पूरी पूरी संख्याएं कट रही हैं। तो इसका HCF कितना आएगा, HCF आ जाएगा यही 439। और HCF क्वेश्चन में क्या बोला गया है, x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 439। पूछा यह गया है कि इसी संख्या के HCF के अंकों का गुणनफल, यानी कि 4 गुणा 3 गुणा 9, 4 तिया 12 9 108 अपना आंसर आएगा। अरे 439 पे आंसर मत लगा देना अगर ये नहीं पूछा HCF क्या है, पूछा यह है कि HCF के अंकों का गुणनफल क्या है, और HCF निकल के आया 439, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 9, आंसर विल बी 108। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जब कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन में आ जाए तो अपना दिमाग ज्यादा मत लगाना, क्योंकि जब जब आप लोग एग्जाम में गुल्लू गणित लगाओगे और एग्जामिनर वही चाहता है कि आप अपना दिमाग लगाओ और वहीं पे खत्म हो जाओगे तुम। कुछ मत करना, बेसिक पे ही चलते चले जाना, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन जब मेंशन कर दिया, अप्रोक्सीमेशन यानी कि नियरेस्ट टू रुपी, इसका मतलब है कि ये कैलकुलेशन आएगी, दशमलव आएगा, भिन्न बनेगी इसमें, या फिर पॉइंट आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा गेम, और वहीं से हमें बचना है, बस इतनी चीज। तो पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लो। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि 3000 रुपए को 3 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया गया था तथा ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। ब्याज कैसे संयोजित होता है, अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली। एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2, 6 महीने का। तो आप खुद सोचो कि जो आपका 3 साल का टाइम है वो भी दुगना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, 6 साल हो जाएगा। कौन से साल, 6 महीने वाले साल, मतलब 6 महीने के टाइम पीरियड को 1 साल ही कंसीडर कर लो आप। क्लियर है, तो टाइम कितना हुआ, 6। और ये जो 20% प्रति वर्ष का रेट है ना, ये रेट एनुअली है, मगर हम इसे एनुअली नहीं ले रहे, हमें तो हाफ ईयरली लेना है, तो हम इस रेट को भी आधा कर लेंगे, यानी कि पूरे साल में अगर 20% का ब्याज लगेगा तो 6 महीने में जो ब्याज लगेगा वो लगेगा सिर्फ 10% का, सिर्फ और सिर्फ 10% का ब्याज लगेगा। तो चलो अब तो गेम बन गया, बहुत ध्यान से देखना जरा, यानी कि रेट जो है वो हमारे पास आ गया 10% पर हाफ ईयर, और जो टाइम आ गया वो आ गया 6 हाफ ईयर। बोलो क्लियर। 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 का मतलब है पहले 6 महीने में 10 से 11, दूसरे 6 महीने में 10 से 11, तीसरे 6 महीने में 10 से 11, चौथे 6 महीने में 10 से 11, पांचवें 6 महीने में 10 से 11 और छठे 6 महीने में 10 से 11। ये आएगा या नहीं आएगा। तो मुझे इतनी कैलकुलेशन तो मेरे माइंड पे ही रटी हुई है कि 14641 आती है कि नहीं आती है। 11 की मल्टीप्लाई सबसे इजी होती है। 1 11 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1, यही तो लिखा है मैंने। 11 का 4 बार देखो, 1 2 3 4, यानी कि 11 टू दी पावर 4 करूंगा तो 14641 आएगा। आएगा या नहीं आएगा। अब इसमें फिर से 11 की मल्टीप्लाई कर लो, इसमें कौन सी बड़ी कहानियां है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी रुक जाओ, मल्टीप्लाई भी मत करो। ये कितना आएगा, 1 0 0 0, 3 0 आ गए और 3 0 और लगा दोगे। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 3000। प्रिंसिपल तो यही है ना, ये प्रिंसिपल है, अमाउंट है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3000, तो हमें 14641 इंटू 121, इसका मल्टीप्लाई करोगे 121 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x। क्या पूछा क्या गया है सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, सिर्फ ब्याज पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस तो दिख ही जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी कहानी है। 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, ये 3 इधर चला जाएगा अपने पास, तो ये हो जाएगा 363। कितना हो जाएगा, 363 हो जाएगा। और अपॉन में 3 तो चला गया ना उधर, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ये आएगा अमाउंट
और इस अमाउंट से 3,000 रुपए माइनस कर लोगे, ध्यान रखना अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करोगे तब आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तब आपको क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट मिल जाएगा। बोलो हां या ना। बात समझ में आ रही है? पॉइंट समझ में आया? गेम समझ में आया? हां या ना, इतनी बात बता दो बस। एक तो ये बेसिक तरीका था, दूसरा एक और तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उसको भी दिमाग में सेट कर लेना। कैलकुलेशन आ गई? एक और तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो भी आपने दिमाग में जरा यहां पर सेट कर लो। बाकी तो सारी चीजें पता ही है आपको। एक तरीका ग्राफ मेथड आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्राफ मेथड पता होना चाहिए। अब देखो कैसे, कहां से दिमाग लगेगा ये बताओ कि यहां पे कितना ब्याज मिलेगा? 33.1 का। अरे 10 से 11 पहले साल में, दूसरे साल में, दूसरे 6 महीने में 10 से 11, तीसरे 6 महीने में 10 से 11, चौथे 6 महीने में 10 से 11, पांचवें 6 महीने में 10 से 11 और छठे 6 महीने में 10 से 11। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1331 मिलेगा। तो यानी कि मूलधन अगर 1000 है तो अमाउंट कितना मिल रहा है? 1331। कितने परसेंट? 33.1। और अगले में भी 33.1 मिल रहा है। इसमें आप कॉन्जिक्यूटिव लगा दो तो आप ऐसे करोगे 33.1 प्लस 33.1 प्लस 33.1 इंटू 33.1 अपॉन 100। ये आप निकालोगे तो आपको डायरेक्ट इंटरेस्ट मिल जाएगा। डायरेक्ट इंटरेस्ट मिल जाएगा। ग्राफ बनाओगे तब भी ये काम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ग्राफ बनाओगे तब भी ये काम आप लोगों का हो जाएगा। हां या ना? इतनी बात बताओ फटाफट से। कोई दिक्कत आप लोगों को? तो एक बार इसकी कैलकुलेशन करना और आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। आंसर कमेंट सेक्शन में बताना एक बार जरूर कि क्या आंसर आप लोगों का आया है। क्लियर है? 9th क्वेश्चन आप लोगों के सामने। एक व्यक्ति अपनी आय का 74% खर्च करता है। कितने परसेंट खर्च करता है? 74% खर्च करता है। यदि उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी इनकम कितनी बड़ी होगी? खर्चा भी बढ़ा लिया, सेविंग भी बढ़ा ली, आय तो बड़ी होगी ना। चलो क्या था इस क्वेश्चन में? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग्स। सेविंग नहीं होता, सेविंग्स होता है। सेविंग्स होता है। इनकम कितनी है? 100। एक्सपेंडिचर कितना है? 74। सेविंग कितनी होगी? 26 हो जाएगी। बोलो हां या ना। इतनी बात बताओ। यदि उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है, ठीक है, व्यय में 30% की वृद्धि। अब खुद सोचो 10% कितना? 7.4। तो 30% कितना? इसका 21 और इसका 4 तिया 12 यानी कि 1.2। तो ये कितना हो जाएगा? 22.2। ये वृद्धि हो गई यहां पर। और कह रहा है कि बचत में भी 25%, इसका आधा कितना? 13 का आधा कितना? 6.5। ये भी वृद्धि हो गई। तो 22 और 6 28.7 का टोटल इंक्रीमेंट हुआ होगा इनकम में, जिसमें से 22.2 रुपए खर्च कर दिए और 6.5 रुपए बचा लिए। तो आंसर है कहीं पर, यह दिखाई दे रहा है, पहला ही आंसर है। पहला ही ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। पहला ही ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड हुज साइड आर 85 मीटर एंड 154 मीटर इज। कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार मैदान जिसकी भुजाएं इतनी 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 दे रखी हैं, उसका क्षेत्रफल बताना है। अब एक चीज दिमाग में आ गई कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि कैसा त्रिभुज है? ये समद्विबाहु त्रिभुज है। दोनों भुजाएं बराबर हैं। क्या है? दोनों भुजाएं बराबर है। तो त्रिभुज बनाते हैं एक जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं। ये भी 85 है और ये भी 85 है। और इसका जो बेस है ना, वो कितना दे रखा है? 154 दे रखा है। कितना दे रखा है? 154 दे रखा है। ध्यान रखना आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दोनों भुजाएं कॉमन हैं, दोनों भुजाएं इक्वल हैं, उनके कॉमन वर्टेक्स से अगर आप मीडियन ड्रॉ करोगे, मैं मीडियन की बात कर रहा हूं, जो मिड पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करेगी, तो वो मीडियन बाय डिफॉल्ट मीडियन तो रहेगी, परपेंडिकुलर भी हो जाएगी, यानी कि वो परपेंडिकुलर बन जाएगी मीडियन आइसोसेलेस ट्रायंगल में। अब जैसे ही बाइसेक्ट किया तो खुद सोचो कि ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? ये वाली वैल्यू आ गई अपने पास 77। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 77। हाफ हाफ हो जाएगा ना, 154 पूरा दे रखा था, तो इतनी आ जाएगी 77। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन चुका है। यानी कि 85 का स्क्वायर
इक्वल्स टू 77 का स्क्वायर प्लस ये इसको कर लेता हूं मैं एच स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। टास्क में छोड़ दूं, कुछ करना थोड़ी है। 1/2 आधार का मतलब हो जाएगा 154 और इंटू ऊंचाई का मतलब हो जाएगा जो भी एच की वैल्यू निकल के आएगी, जो भी एच की वैल्यू निकल के आएगी वही। पाइथागोरन ट्रिपलेट लगाओ और बताओ जरा कौन कौन इस क्वेश्चन को कर सकता है, कौन कौन इस क्वेश्चन को कर सकता है। 85 का स्क्वायर सभी लोगों को पता है कि 25 आ जाएगा और 8 नम 72 आ जाएगा। इस संख्या से अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर लेना, इस वाली संख्या से अगली वाली संख्या से। 77 का स्क्वायर नहीं याद तो कोई दिक्कत थोड़ी है। 77 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और इधर भी 7 का स्क्वायर 49, 7 7 49 और 49 दूनी 98, 98 यहां आ जाएगा। ये आएगा अपने पास, माइनस कर लेते हैं इधर, ये आ जाएगा 9, 8 और 4 12 का 2, 1 बचेगा, 9 और 9 18 और 1 19 का 9 1 बचेगा और ये आ जाएगा दैट वन। कितना आ जाएगा अपने पास 5929 आ जाएगा। इसको माइनस करके अब तो कर ही लोगे, कैलकुलेशन करना, एच की वैल्यू निकालना और आंसर बता देना, और कोई तरीका नहीं था। बेस्ट तरीका आप लोगों के सामने मैं यहां पर लेकर आया हूं। अब दोस्तों टाइम एंड वर्क का एक बहुत प्यारा और शानदार क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि आप इसे एक बार पहले पढ़ो और फिर इसे करो। टास्क भी देता चल रहा हूं जिससे खुद भी आंसर करते चले जाओ, है ना, तो मजा आएगा आप लोगों को क्वेश्चंस को करने में। जरा इधर देखो, 15 लड़के एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और 12 लड़कियां उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि सभी 15 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? अब तुम मजा देखो इस क्वेश्चन पे। 15 लड़कों को एक बॉक्स में बंद करा और इनको एक बड़ा लड़का मान लिया कि ये 15 लड़के मिलाए और एक बड़ा लड़का बन गया। तो यानी कि ये जो है ना एक बड़ा लड़का, ये एक काम को 10 दिन में कर सकता है और 12 लड़कियों को भी मिला के एक बड़ी लड़की बना दिया बॉक्स में बंद करके। तो ये जो है ना बड़ी लड़की, ये उस काम को 15 दिन में कर सकती है। अब ये कह रहा है कि दोनों मिलके, यानी कि ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, तो यानी कि पहले बॉक्स को नाम दे दो ए और दूसरे को नाम दे दो बी। तो ए कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। और बी कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। ये अपने पास टाइम है। टाइम एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। 10 से 3 बार, 15 से 2 बार, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 यूनिट हो जाएगा। यानी कि 30 को 5 की एफिशिएंसी से आप कराओगे तो दोनों को टाइम लगेगा ओनली 6 डेज, ओनली 6 डेज। पहला आपका करेक्ट आंसर आने वाला है, पहला आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। होप सो यू ऑल आर ओके, ऑल आर फाइन। यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। अगर मजा आ रहा है दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो फिर से बताऊं कि सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन जरूर दबाओ जिससे कि क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता चला जाए। चलिए दोस्तों 12th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कि 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक गिटार को 846 रुपए में बेचने पर राखी को 6% की हानि हुई। इस बात का मतलब यह है कि 94% पैसा तो मिला है। अरे 6 ही तो चला गया, 94 तो मिला, 94% तो मिला, जिसकी वैल्यू इतनी दे रखी है। रीमा को 8% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? रीमा कहां से आ गई? अच्छा बेच दिया इसने, राखी ने, ठीक है जो भी था। A/B C/D पे कर लो। 94% की वैल्यू दे रखी है 846, तो 108% की वैल्यू हो जाएगी x। इससे कितनी बार चला जाएगा? 9 बार। और यहां से कितना आ जाएगा? 8 9 72। दो किसी में आ रहा है क्या? दो तो सभी में, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अरे ये लो 900, 8 9 72, 72 आ जाएगा और 900 यहां आ जाएगा, यानी कि आंसर आएगा 972। अगर वो रीमा 972 रुपए में उसको बेच देगी तो उसे 8% का लाभ हो जाएगा। यूनिटरी मेथड का सिंपल क्वेश्चन था A/B C/D का, जिसको आप विद इन सेकेंड्स कर सकते थे, 13th क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि ये आप लोगों को टास्क के रूप में मिल जाए, ये आपको टास्क के रूप में मिल जाए। आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, वेट करूंगा आंसर का। क्लियर है? वेट करूंगा आंसर का, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आंसर क्या आ रहा है।
अब चलते हैं इसी के साथ 14th क्वेश्चन की तरफ। 6 संख्याओं ABCDF का औसत इतना है, यदि पहली संख्या ABC के योग का 2/5वां भाग है और साथ ही DEF के योग का 3/4 है, तो B और C के योग का मान बताना है। अरे कुछ नहीं है क्वेश्चन में, पेन उठाने भर की देरी है। ध्यान से देखो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। रीजनिंग में पढ़ा होगा कि F6 नंबर पे आता है, तो गिनने की तो जरूरत ही नहीं थी। 6 संख्याओं का औसत कितना है, तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, इनका औसत डिवाइड 6 करोगे 58 है। तो यानी कि कितना हो जाएगा 348। 360 माइनस का 12, तो 348 आ जाएगा टोटल। यदि पहली संख्या ABC के योग का 2/5वां, पहली संख्या किसका, यदि पहली संख्या कह रहा ना, इफ द फर्स्ट नंबर A इज 2/5 ऑफ द सम ऑफ B एंड C, B और C का 2/5 है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 3/4 ऑफ DEF, और इसी A को बोला है कि D और E और F का ये कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है, 3/4। अब एक बात बताओ, A बराबर होना चाहिए, यहां पर A 2 है, यहां पर A 3 है, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहां पर 3 से, तो ये कितना हो गया 6, तो यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया 15। ये कितना हो गया 6, तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 8। अब जरा जोड़ लो सबको। A, बहुत ध्यान से, A की वैल्यू 6, BC 15, DEF 8, तो 6 और 15 और 8 ये जोड़ोगे तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F आ जाएगा। कितना आएगा, 15 और 6 21 और 8 29, कितना आएगा 29। 29 की वैल्यू क्वेश्चन में ये दे रखी है, 29 की वैल्यू क्वेश्चन में ये दे रखी है, 29 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। कह रहा B और C के योग का मान बताना, B और C। 29 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 348। 29 से एक बार तो 29 आ जाएगा अपने पास, कितना बचेगा, 14 में से 9 गया 5, बस 5 ही बचेगा, और यहां पे 8 आ जाएगा, और ये इससे 2 बार, यानी कि 12 गुना। तो जब 12 गुना है तो कह रहा B और C के योग का मान, तो B और C का योग है कितना, 15, और ये भी 12 गुना हो जाएगा, और 15 का और 12 का गुणा करोगे तो आंसर आएगा 180। कितना शानदार क्वेश्चन था, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। आप इसे एक बार जरा देखो, मजा तो आ गया होगा इस क्वेश्चन में, दिमाग के तोते खुल जाएंगे। समझ में आ रही है कहानी, दिमाग जो बैठा हुआ है ना किसी पार्क के अंदर, पेड़ के नीचे, सीट के ऊपर छुप छुप के, इस क्वेश्चन को देख लोगे तो कुछ तो दिमाग खुलेगा, हाँ या ना। चलो 15th क्वेश्चन आज की सीरीज का, इसको देखते हैं जरा क्या कह रहा है। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 10 15 20 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 6 11 16 20 और 26 प्राप्त होता है। इस तरीके के मैंने आप लोगों को न जाने कितने क्वेश्चंस कराए, और डिटेल्ड में मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को कराए, डिटेल्ड में आप लोगों को क्वेश्चंस कराए हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए टास्क रहने वाला है, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ये होमवर्क है मेरी तरफ से। और दोस्तों आप लोगों को मैं फिर से बता रहा हूं कि ब्लैक मैजिक सुबह 5 बजे रोहित सर का आने लगा है, एक बार उसको देखिए। ब्लैक मैजिक की शुरुआत करी थी रोहित सर ने और हमने मिलके, और न जाने कितनी वीडियो हैं, 10,000 के करीब वीडियो हैं टोटल, उसमें लगभग 3,000 के करीब वीडियो मुझे लगता है ब्लैक मैजिक की होंगी, और हर चैनल पे आप लोगों को मिलेगी। आप नाम डाल के सर्च करोगे ब्लैक मैजिक बाई रोहित सर जीएस या फिर ब्लैक मैजिक बाई आकाश सर मैथ्स, तो दोनों की वीडियो आप लोगों को 5-5 6-6 साल पुरानी वीडियो भी आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। और वो वीडियो आज भी स्टूडेंट्स के लिए कारगर हैं, उतनी ही कारगर हैं जितनी 5 साल पहले थी, क्योंकि टिपिकल क्वेश्चंस को, टिपिकल चीजों को याद करने के बेहतरीन तरीके और शॉर्टकट्स वहां पर बताए गए थे। और उन वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स हैं उनको एक बार आप रिव्यू करो, देखो जरा कि कमेंट्स बच्चों ने क्या किए। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिलेक्शन ले लिया है, उनके भी कमेंट्स उन वीडियोस के नीचे आज हैं। एक एक्साइज इंस्पेक्टर बच्चा है जिससे मेरी बात हुई, उसने मुझे बताया कॉल करके कि सर कुछ चीजें तो ऐसी थी जो एग्जैक्ट एग्जाम में पूछी जा रही हैं और ब्लैक मैजिक ट्रिक्स की वजह से टाइम बच गया। तो ऐसे ही जानदार चीजों को जानने के लिए आप लोग ब्लैक मैजिक सीरीज और शॉर्ट्स जरूर देखो, क्योंकि शॉर्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही हम लोग यहां पर बताते हैं। चले फिर मुलाकात करेंगे ऐसी किसी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और मेंस की क्लास अब स्किप मत करना, क्योंकि रात को मैं मेंस के लिए जो मैंने बोला था ना कि एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन है जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बनता है वास्तव में,
वो चीज मैं आप लोगों को अब रात की क्लास में कराऊंगा। तो वहां पर फिर से मुलाकात करेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।